हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को डिस्कस करने वाले हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का ईडब्ल्यूएस कोटे पर बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया था और कल ही के दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है छावला रेप और मर्डर केस में। तो कॉपी कल नहीं आ पाई थी, इसलिए इस केस के बारे में कल हमने डिस्कस नहीं किया। पर आज इस केस की कॉपी भी आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट हमारे सामने है। आज जो केस आया है, कल से ही इसके बारे में बात होना चालू हो गई थी। क्या है ये केस, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। कितना संवेदनशील केस है, इसको भी हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर जो पीड़िता की फैमिली है, उन्होंने क्या कहा, वो क्यों निराश है इस केस से, इस जजमेंट से, इसके बारे में हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला किस बिना पर सुनाया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आइए फ्रेंड्स, समझते हैं इस केस को। इस केस की बात कर रहे हैं हम कि 2012 का केस है और 2014 में ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर फांसी की सजा सुनाई थी। 2014 में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जब हाई कोर्ट में गया मामला, तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर इस केस को अप्रूव कर फांसी की सजा को मान्य ठहराया था। फिर ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना जो फैसला सुनाया, उसके अंदर सजा को पलट दिया गया और यहाँ पर जो 3 आरोपी थे उनको रिहा कर दिया, उनको रिहा करने का आदेश दिया है। इसके जैसे ही जजमेंट आता है तो हम देखते हैं जो फैमिली है, यहाँ पर जो पीड़ित फैमिली है, पीड़ित परिवार है, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे वो टूट गए हैं। यहाँ पर पिता का ये कहना है क्योंकि वो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए वो अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला पाए। कि माँ का कहना है कि उनका अब जीने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि वो अपनी बेटी को न्याय नहीं दिलवा पाए। 11 साल की लड़ाई में आखिरी में जब रिहा कर दिया गया आरोपी को, तो वो टूट गए यहाँ पर, और ये उनने बोला है। यहाँ पर ये जजमेंट किसने सुनाया उसको भी देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका आखिरी दिन था कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित जी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट जी, और यहाँ पर महिला जज भी थी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। जजमेंट को प्रोनाउंस इन्होंने ही किया है, जजमेंट को प्रोनाउंस इन्होंने ही किया है। आइए इस केस को थोड़ा समझते हैं। ये घटना है, ये घटना कब की है? 9 फरवरी 2012 की। उस दिन 19 साल की महिला अपने काम से, गुड़गांव से वो काम करके वापस अपने घर आ रही थी। घर के पास ही उनको वहाँ पर किडनैप किया गया और किडनैप करा गया यहाँ पर टाटा इंडिका रेड कलर की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बताया किडनैपिंग के बाद साथ दुष्कर्म होता है, तो टॉर्चर किया जाता है। और फैमिली ने 9 तारीख को ही मिसिंग रिपोर्ट दिखवा दी थी पुलिस के पास, मगर 14 तारीख को 14 फैब को महिला की यहाँ पर डेड बॉडी मिलती है। हरियाणा के एक गांव के खेत में ये बॉडी मिलती। ऐसा बताया जाता है कि 3 दिन तक वो बॉडी वहीं रही। तो फॉरेंसिक एविडेंस वहाँ से फिर इकट्ठे किए गए, उसके बिना पर डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, मोबाइल के एविडेंस लिए जाते हैं और उसी के आधार पर 3 आरोपियों को अरेस्ट किया जाता है। तो अरेस्ट किया जाता है, डीएनए बेसिस वहाँ पर होते हैं, मोबाइल के रिकॉर्ड्स होते हैं और भी बहुत सारे एविडेंस होते हैं, जिनके आधार पर यहाँ पर, क्योंकि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था, यहाँ पर सिर्फ दुष्कर्म नहीं हुआ था, यहाँ पर महिला के साथ टॉर्चर हुआ था, उसके साथ मारपीट की गई थी, कि आंखों में एसिड तक डाल दिया गया था। तो इतना गहन अपराध था ये, इसको ध्यान में रखते हुए ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर सीधे फांसी की सजा सुनाई। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कैटेगरी में इसको हाई कोर्ट ने उस सजा को अप्रूव कर दिया। उसके बाद ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं ऐश्वर्या भाटी जी, उन्होंने बोला इस केस के बारे में, पक्ष में बात करी यहाँ पर। और सुप्रीम कोर्ट ने ही यहाँ पर एमिकस क्यूरी यानी कि निष्पक्ष एक एडवोकेट रहे, उसके लिए यहाँ पर अपॉइंट किया था सोनिया माथुर जी को, जिन्होंने यहाँ पर एक निष्पक्ष आधार पर इस केस को जज किया और कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी। यहाँ पर कोर्ट ने किस बिना पर इनको रिहा किया, आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे बड़ा जो मैटर था यहाँ पर वो था एविडेंस का। एविडेंस में कुछ कमी पाई गई, एरर देखे गए इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इसलिए उनको रिहा किया गया। 40 पेज का पूरा जजमेंट है, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स लेकर सामने आते हैं। उन मेन पॉइंट्स को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि जो आरोपी होते हैं, कोई भी आरोपी हो, उनके पास ये हक है, इंडिया में सबको ये हक है कि राइट टू फेयर ट्रायल, निष्पक्ष जांच और सुनवाई होनी चाहिए।
निष्पक्ष जांच और सुनवाई होनी चाहिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं जिन पर ये आरोप लगा है उनके साथ निष्पक्ष तरीके से सुनवाई नहीं की गई, ये कोर्ट ने बोला है अपने जजमेंट में। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बोला है, जो वकील हैं यहाँ पर पीड़िता के, जो वकील हैं प्रोसिक्यूशन जिनको हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साबित नहीं कर पाए, कंप्लीटली साबित नहीं कर पाए, बियॉन्ड डाउट साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने ही ये अपराध किया है। कहीं ना कहीं कुछ डाउट रह गया है और रीजनेबल डाउट रहने की वजह से ही उनको रिहा किया गया है। रीजनेबल डाउट रह गया है। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बोला कि वो सिर्फ मोरल बेसिस पर, इमोशनल होकर जजमेंट नहीं सुना सकता, उसकी कुछ मर्यादा है, वो सिर्फ मेरिट पर ही केस को देखता है और मेरिट पर ही अपना जजमेंट आता है। कोर्ट ने यहाँ पर इस बात को भी नोट किया गया कि परीक्षण के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ चीज़ों को इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको आज इन तीनों आरोपियों को रिहा करना पड़ा है। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बोला कि जो आई विटनेसेस आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उन जो अक्यूज्ड हैं यहाँ पर, जिन पर आरोप लगा है, उनकी पहचान पूरी सही तरीके से नहीं की। फिर से यहाँ पर एक डाउट आ जाता है जब आरोपी की पहचान सही तरीके से नहीं हो पा रही है। यहाँ पर कोर्ट ने डीएनए को लेकर, जो डीएनए प्रोफाइलिंग हुई थी, उसको लेकर भी काफ़ी डाउट क्रिएट हुए हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग की गई, डीएनए यहाँ पर फीमेल बॉडी से भी लिया गया, कार से भी लिया गया और मैच भी कराया गया अक्यूज से। मगर दिक्कत यहाँ पर ये गई, टेक्निकल दिक्कतें जो थी वो ये थी कि डीएनए को जिस प्रक्रिया से लिया जाता है बॉडी से, उस पर डाउट क्रिएट किए गए। किस प्रक्रिया से डीएनए टेस्ट किया गया उस पर डाउट थे। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय को नहीं लिया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान, सबमिशन भी नहीं आया सही समय पर। तो ये सब डाउट रहने की वजह से जो डीएनए प्रोफाइलिंग हुई है, जो एविडेंस थे, इन्वेस्टिगेशन थी, उस पर सवाल खड़े हुए और ये डाउट जो है इसकी वजह से यहाँ पर रिहा किया गया तीनों आरोपी को। यहाँ पर ट्रायल कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक पैसिव अंपायर की तरह उसने एक्ट करा है, यानी कि निष्क्रिय अंपायर के रूप में उन्होंने कार्य किया। ये सब बातें के हिसाब से ट्रायल कोर्ट में ही इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए थी, मगर वहाँ ऐसा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस जो फैसला है, यहाँ पर फांसी की सजा है, उसको यहाँ पर कम नहीं करा बल्कि पलट ही दिया और उनको रिहा कर दिया गया है। तो बेसिकली अब वो निर्दोष हो गए। तो यहाँ पर सवाल खड़े होना चालू होते हैं। कोर्ट का ये कहना था यहाँ पर कि सर्कमस्टांसेस वाले जो एविडेंस होते हैं उसके 5 मापदंड होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। शरद भीरत चंद शारदा केस, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से जो केस हुआ था, इसके अंदर 5 पॉइंट्स बताए गए हैं कोर्ट द्वारा, जहाँ पर सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो होता है उसको किस तरह से प्रूफ करा जाता है। वो जो क्राइटेरिया दिए गए हैं 5, उस पर जो एविडेंस आए हैं वो खड़े नहीं उतर रहे। सर्कमस्टांसेस में आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि जो आरोपी है उनकी टाइमलाइन मैच करे, उसके साथ जो एविडेंस लिए गए हैं वो साइंटिफिकली और टेक्निकली प्रूफ किए जाएं, सही तरीके से किए जाएं, और जो यहाँ पर जांच होती है उसमें कहीं भी कुछ भी डाउट का वो नहीं रहना चाहिए, स्कोप नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर डाउट का जब स्कोप आएगा, बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। तो इस केस को आप नोट करिएगा, आपको इस केस को अपने आंसर्स में, केस स्टडीज में कोट कर सकते हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस को लेकर 5 पॉइंट इस केस के अंदर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया में जो रेप के केसेस हैं, दुष्कर्म के केसेस हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस केस में हमने देखा 10 साल चलने के बाद भी यहाँ पर कोई आरोपी सिद्ध नहीं हुआ। तो 10 साल के बाद अगर कोई आरोपी सिद्ध नहीं हो रहा है तो ये क्राइम तो हुआ है, किसने किया है ये क्राइम, अब इस पर डाउट आएगा। अगर वो लोग निर्दोष थे तो 10 साल अगर वो जेल में रहे तो उनके साथ भी अन्याय हुआ है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है उस पर सवाल खड़े होते हैं, किसकी जवाबदेही बनती है इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। फैमिली के साथ क्राइम नहीं हुआ है, ये पूरे समाज के साथ क्राइम कहलाता है। इतना बड़ा दुष्कर्म जब इंडिया में हो रहा है, देश में हो रहा है, और सजा किसी को नहीं मिले तो बहुत ही गलत मैसेज जाता है समाज में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एनसीआरबी का डाटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा जो है तो खुद बताता है कि इंडिया में रोज 86 रेप हो रहे हैं रोज, और हर घंटे लगभग 50 के लगभग 49 हर घंटे, हर एक पर आवर में हम देखते हैं वुमेन के खिलाफ जो ऑफेंसेस हैं, क्राइम है, रेप के अलावा भी जो क्राइम्स हैं, हर घंटे लगभग 50 वुमेन्स को फेस करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट डाटा हमको बता रहा है। यहाँ पर एनसीआरबी की डाटा ये भी हमको बताता है कि 31,000 से ज़्यादा रेप केसेस होते हैं इंडिया में हर साल, 31,000 से ज़्यादा, और ये 2020 से बढ़ा है।
20% का इंक्रीज है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा केसेस हमको राजस्थान में देखने को मिलते हैं, फिर मध्य प्रदेश में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर पूरे क्राइम को अगर जोड़ लें, पूरे क्राइम अगेंस्ट वुमेन को अगर हम जोड़ लें तो उसकी संख्या 4,28,000 से भी ज़्यादा हो जाती है। 4,28,000 से भी ज़्यादा हो जाती है। और इन केसेस में सबसे ज़्यादा केसेस हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, उसके बाद राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र में। तो इतना बड़े केसेस, इतने ज़्यादा केसेस 21st सेंचुरी में, जिस एज में हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहाँ पर हमको ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी दुख की बात है कि आज भी हम जो अचीव करना चाहते हैं, फीमेल सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, उसमें हम कितना आगे बढ़ पाए हैं, ये पूरा डाटा हमको बताता है कि कहाँ हम खड़े हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर क्राइम रेट की, क्राइम रेट है जब हम बात करते हैं तो पर लैख पॉपुलेशन पे काउंट होता है, तो उसमें सबसे आगे हमको आसाम दिखता है। सबसे आगे आसाम, फिर उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान पर लैख पॉपुलेशन पर जब हम क्राइम को जज करते हैं। जब यूटी की बात करिए तो राज्यों की बात है, जब यूनियन टेरिटरी की बात होती है तो उनमें सबसे आगे दिल्ली है। हाईएस्ट क्राइम रेट दिल्ली में है जब यूटी की बात करते हैं। तो ये है हमारे डाटा, गवर्नमेंट के डाटा है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो डाटा है कहीं ना कहीं कंप्लीट नंबर नहीं है, केसेस इससे बहुत ज़्यादा होते हैं। फीमेल आज भी डरती हैं उसके पास जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीक्रेसी की बात होती है, प्राइवेसी की बात होती है, और एक डर है क्योंकि न्याय समय पर नहीं मिल पाता है, तो लोग इसलिए भी तुरंत केस रजिस्टर नहीं कराते हैं। ये चीज़ें भी नोट की गई हैं एक्सपर्ट्स द्वारा, जिन्होंने बताया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से हम ऐसा क्या किया जाए कि ऐसे केसेस इंडिया में फिर से ना हो। क्या ज़रूरत है, हम फीमेल सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमको सोचने की ज़रूरत है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको आज से ही लागू करने चाहिए। सबसे पहले है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी होनी चाहिए। फीमेल सेफ्टी की तरफ हमारी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। यहाँ पर हमको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा फीमेल्स को कि आपके साथ न्याय होगा। अगर आपके साथ कोई क्राइम करता है तो आरोपी रिहा नहीं होगा, उसके साथ जस्टिस की जाएगी। सेंसिटिविटी, यहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो एकदम वाटर टाइट होना चाहिए, उसमें कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जो क्राइम हो रहा है उसके बाद जो सजा होती है उसका टाइम कम करना पड़ेगा। निर्भया केस में भी हमने देखा कि 7 साल लग गए थे फांसी की सजा सुनाने की। इस केस को 10 साल हो चुके हैं, और अब तो यहाँ पर ये कंडीशन आ गई है कि आरोपी कौन है, अगर वही आरोपी हैं तो वो रिहा हो चुके हैं। इस जो केस सिनारियो है, इस सिनारियो पे हम आ गए हैं, तो न्याय कैसे होगा? जब इतना बर्बरता वाला कोई अपराध होता है और न्याय ना मिले तो समाज में एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाता है। फिर बात आती है यहाँ पर एजुकेशन की। यहाँ पर जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे लोगों को, उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं आएगी, उनके अंदर मानवता नहीं आएगी। उन बेसिस को लेकर यहाँ पर एजुकेशन को आना चाहिए। संस्थाएं हैं उनको और हमको दृढ़ करना पड़ेगा, उनके अंदर हमको फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक जो एविडेंस होते हैं उसके साथ साइंटिफिक एविडेंस भी होना चाहिए, तब जाके आप किसी को सजा सुना सकते हैं। कोर्ट की अपनी मर्यादा होती है, कोर्ट कुछ बेसिस पर काम करता है, कोर्ट केस की मेरिट पर काम करता है, इमोशनल होकर जजमेंट नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही ये बोला है कि वो जानते हैं कि हो सकता है जजमेंट आए सामने जनता के, तो जनता को यहाँ पर लगे के अंदर गुस्सा आ सकता है, आक्रोश आ सकता है, ये बात को वो समझते हैं, मगर हमारी कुछ मर्यादा है, उसी के तहत हमको काम करना होता है। कोर्ट ने ये बात को भी नोट किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा बहुत ही गंभीर मुद्दा। आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरह से हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकते हैं, और किस तरह से हमें एक एनवायरनमेंट बनाए, एक वातावरण बनाए, ताकि हमारी महिलाएं देश के अंदर और जो सोसाइटी है, समाज के अंदर सेफ महसूस करें, और जो ये मुद्दे हैं बार बार हमको सुनने को ना मिले। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।